नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस बिजनेस फाइनेंस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे, उसमें कुछ थिंकिंग की ज़रूरत पड़ती है कि आखिर ये जो कंपनी है, ये अपनी कारोबार को जो बढ़ोतरी की तरफ इशारा देती है, जो 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद कहती है और जो कारोबार है सेक्टर वाइज को लेकर के, तो वो ये दर्ज करती है कि रिन्यूएबल सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है, उसमें कामकाज क्या है इनके पास। तो वो कहती है कि जिनमें इनके पास ईपीसीसी की बात किया जाए, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की बात किया जाए, आईपीपी को देखा जाए, जहाँ विंड एनर्जी हो या फिर जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस उसी से रिलेटेड हो। साथ में कंपनी के पास हाइलाइट्स की बात ये जिक्र करती है कि हैशटैग वन यूज करती है कंपनी विंड एनर्जीज को लेकर के। सेकेंड पार्ट कहती है कि इनके पास 2 गीगावाट्स की विंड एनर्जी कैपेसिटीज हैं और इसके अलावा कहती है 898 900 मेगावाट की बात कहती है। अलग अलग प्रोजेक्ट इनके पास शामिल करते हैं, जहाँ आईपीपी हो, डाइवर्सिफिकेशन हो, ऑलमोस्ट 10 गीगावाट्स की, और बीएससी पे इन्होंने रिसेंटली लिस्टिंग की बात किया है। लेकिन क्या इसी से हमें जो बिजनेस है वो उसके बारे में पता चल जाता है कि अच्छा, यहाँ पे कंपनी कारोबार अच्छी करेगी या नहीं कर पाएगी। ये कंपनी के लेकर के हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे जिसका नाम है केपी ग्रीन। और केपी ग्रीन को सर्च करने के पीछे की वजह को समझिएगा। मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज बेस पे डेटा को कैप्चर करने की कोशिश किया था कि हमें कुछ ऐसी कंपनी चाहिए जो कुछ बड़े एक्सपेक्टेशन के साथ मार्केट में कामकाज कर सके। सवाल आते हैं इस कंपनी को लेकर के जो क्या है, जो केपी ग्रीन के बारे में यदि चर्चा करें, तो ये जैसे हमने मार्केट को देखा, समझा और समझने की कोशिश किया कि जहाँ पे सभी के सभी कंपनियों में आजकल मार्केट में बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला, वहाँ पे यहाँ पे इस कंपनी की जो स्टॉक चार्ट है उसमें स्थिरता देखने को मिला है पिछले हफ्ता दिन की यानी बात कर। जबकि पिछले कुछ पीरियड में भी देखा गया कि सेम रेंज में काफी दिनों तक ट्रेड करती रही। जो इनका पोजीशंस था वो लगातार बनी, निवेशकों का इंटरेस्ट क्या है कंपनी से लगातार जुड़ा हुआ निकल निकल के आता है। तो केपी ग्रीन के बारे में कहती है, यदि आप इनकी स्टॉक की प्राइस को अवलोकन करते हैं तो इनके करीब 1100% से ज़्यादा की फ्लाइंग जोन में इनकी प्राइस है फ्रॉम द बुक वैल्यू। ऐसे इंटरेस्टिंग वैल्यू के मुताबिक देखा जाए तो करीब करीब कह सकते हैं कि 3 गुने के आसपास की बात कहते हैं, 300% की। हायर से लोअर में देखा गया कि लगातार ये बॉटम को टच करके बाउंस बैक क्रिएट किया है और इस तरह के स्टॉक को कहते हैं कि ब्रेकआउट करती हुई लगातार जो स्टॉकिंग होती है। इंडस्ट्रियल की पीई जो है वो के कंपैरिजन में दोनों समांतर रूप में चलती देखी गई। 12% की नेट इनकम मार्जिन सेविंग करती है, डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करती है, आरओई आरओसी की आंकड़ा भी करीब 38 से 40% के बीच में दर्ज करती देखी गई। तो वहाँ प्रमोटर का जो कंट्रोल है कंपनी में वो नियरली 45% के आसपास टिकी देखी गई। क्या इससे कुछ कंक्लूजन मिलता है क्या? नहीं, कहते हैं नो, इससे कंक्लूजन नहीं मिलता। कंक्लूजन के लिए हमें उसकी ट्रेंड को समझेगा, जो इनका जो कारोबार है उस कारोबार में कितनी स्थिरता बना पाती है और जो फ्यूचरिस्टिक्स थिंकिंग है कंपनी का वो कहाँ तक इनको ले जा पाती है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जो उसको समझना के लिए कह सकते हैं कि आखिर ये कंपनी जो है रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनियां हैं, उसकी पोर्टफोलियोज की बात किया जाए। सेकेंड थिंग, यदि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस लेवल को देखने की कोशिश करेंगे तो क्या देता है, फिर हम वो ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें जो ग्रोथ रेट है, फ्यूचर आउटलुक है, वो क्या कहता है। तो यहाँ पे देखा जाए कंपनी की जो बिजनेस मॉडल है, उस बिजनेस मॉडल में कौन सी बिजनेस मॉडल सबसे ज्यादा हावी होती देखी गई मार्केट, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा इनके सेंटिमेंटल अपडेट। और वो कहता है कि यहाँ पे कंपनी को के करीब करीब मध्य प्रदेश सरकार से, जो एमपीएस स्टेट गवर्नमेंट है, उससे 1.8 गीगावाट्स रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को लेकर के एक एमओयू साइन कर। ये क्या हुआ, अर्थात ये लग रहा है कि इनका पास जो कारोबार है वो एनर्जी सेक्टर में से बिलोंग करती हुई बेटर इनके पास कामकाज है और कामकाज कर सकती है। जहाँ पे कंपनी कहती है कि आउटसोर्सिंग कंपनी इन द रिन्यूएबल एनर्जी ईपीसी को लेकर के, और एक ईपीसी लेकर के आउटसोर्सिंग की बात किया था। इसके अलावा यदि देखा जाए रिसेंटली तो इनके पास इन्होंने ये भी जिक्र किया कि जो पीपी यूनिट्स पीपी मॉडल की बात करें, पावर प्रोजेक्ट अंदर जो कि पीपी
आईपीपी मॉडल के तहत जो काम होता है उसमें 2.8 मेगावाट्स की विंड एनर्जी पावर प्रोजेक्ट के लेकर चर्चा करेगी। तो ये अर्थात ये कह सकते हैं जो डिमांड्स हैं आजकल मार्केट में, उसके लिहाज से इसमें क्या है, ग्रोथ रेट की बात शामिल कर। यदि हम इन कंपनियों को उन पार्ट को देखें तो वहां पे कंपनी कहती है जो इनका जो की प्लेयर है इंडियाज में वो कि विंड एनर्जी सेक्टर को लेकर के, जहां एंड टू एंड बैलेंस्ड प्लांट्स की बात किया जाता है। कंपनी स्पेशलाइज्ड इन द डेवलपिंग द एग्जीक्यूटिंग एंड द कमिशनिंग ऑन द विंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, उस पर फोकस रहा है। इसमें इरिगेशन इंटीग्रेशन ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी इनटू द ग्रिड तक की सुविधा प्रोवाइड करती है। इसके अलावा यदि रिसेंटली अपडेट की तरफ देखा जाए, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखें तो ये कहते हैं कि करीब 212 करोड़ के आसपास रही, जो कि अब जो वायु वाई के बेसिस पे 155% ग्रोथ के साथ रही है। जो पहले 83 करोड़ था वो चल के 212 करोड़ हो जाती है। ऐसे ही हाईलाइटेस्ट इवेंट की बात करिए तो रेवेन्यू रिकॉर्ड हाई की तरफ इशारा देती है। ऐसे 9 मंथ की डेटा जो है वो भी इशारा ये देती है कि हमारा जो अप है वो 105% की ग्रोथ लेवल के साथ कामकाज करती देखी गई। लेकिन वही ट्रेंडिंग को देखिए, यदि हम ट्रेंडिंग को क्वार्टरली ट्रेंडिंग को जानने की कोशिश करेंगे तो मार्च 24 का रिकॉर्ड अभी तक तोड़ नहीं पाया। ऐसा हो सकता है कि मार्च 24 का रिकॉर्ड दिसंबर में तोड़े, क्योंकि इसके मुताबिक तो मार्केट में रेस काफी तेजी से चलती देखी गई। ऑपरेटिंग में अच्छी खासी रेजिस्टेंस स्टेबिलिटी की बात कहती है और नेट प्रॉफिट भी कंपनी में स्थिरता के साथ बनी हुई देखी। कंपाउंडेड डेटा की तरफ देखेंगे तो ये आंकड़ा मिलती है कि कंपनी के पास जो सेल्स का आंकड़ा है, प्रॉफिट का आंकड़ा है, स्टॉक प्राइस सीजीआर में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड की तरफ इशारा देना हो, रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब ये भी लगता है कि ये जो दो मार्केट है इनकी फाइनेंशियल हो या फंडामेंटल हो, कारोबार हो, ये सभी एक ही दिशा में चलती है। लेकिन मार्केट में जो स्टॉक की प्राइस है उसमें थोड़ा सा गिरावट दर्ज करती है, क्योंकि ये मार्केट की सेंटिमेंट है। क्योंकि अक्सर एक सवाल होती है कि आखिर जो हम टारगेट कहाँ के लेके चलें और एसएल को यूज कहाँ पर। दोस्तों देखिए, मैं सिंपल सी बात कहता हूँ कि जब 10 के पॉकेट कटेंगे तो एक के पॉकेट बढ़ेंगे। तो हर एक जो है पॉकेट काटने वाला सबके एक दूसरे के पोर्टफोलियो काटने में व्यस्त है, बट इशू ये है कि कौन किसका कितना काटता है, और वो यही काट सकता है जिनके पास इस मार्केट को रोकने की क्षमता हो, जिसको हम कहते हैं ऑपरेट, या एक बिग पुल, जिनके पास पैसे काफी ज्यादा हैं जो मार्केट को स्थिरता की तरफ ले जा सके। अब सवाल आता है कंपनी को लेकर के, जो यदि हम पीयर से कंपेयर करते हैं, जहां लार्सन टोब्रोज, एक्मीज, शोलर हो, टेक्नो इलेक्ट्रिक हो, रिलायंस इंफ्रा जैसे कंपनी हो, उन सभी कंपनियों के आगे केपी एनर्जी की जो रेट है वो काफी सस्ती रेटों में देखने को मिला फ्रॉम द पी रेशियो। और बट यदि हम करंट मार्केट की प्राइस को बुक वैल्यू से देखें तो थोड़ा सा महंगा दिखता है, बट इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ज्यादा महंगा नहीं, केवल 300% की रैली क्रिएट कर। ओवरऑल यदि कंपनी की नेट इनकम मार्जिन को देखा है तो 12% तक सेविंग करती है लास्ट 12 महीने में। और रिसेंटली की बात करें, जहां हम कंपनी के बारे में एक पहलू देखने की कोशिश करते हैं, जो उनका पीपीटी डेटाबेस है उसको लेकर कंपनी ने क्या दिया था रिसेंटली अपनी अपडेट को लेकर। वहां कंपनी ने जिक्र किया था कि इनका जो रेशियोज है, टोटल की बात करें, कहते हैं #1 है 10 मेगावाट्स की एम्बेसियस, जो कि ग्रुप लार्जेस्ट टारगेट है इनके पास। इसके अलावा 2 मेगावाट्स की प्रोजेक्ट है जो कि हैंड्स टोटलिंग करीब 1993 प्लस जो मेगावाट्स की बात कहती है। 48 मेगा गीगावाट थी मेगावाट्स आईपीपी हैं, करीब 900 मेगावाट्स की बात कहती है कि इनके कैपेसिटीज। एनर्जीज टिल डेट की बात कहती है, जहाँ पे सीटीसीयू हो, एसटीयू प्रोजेक्ट हो, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ या स्टेट गवर्नमेंट के साथ। इसके अलावा मार्केट कैपिटलाइजेशन की जिक्र करती है, एनएससी पे लिस्टिंग की बात कहती है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में विटास। इनकी यदि आप ग्रोथ रेट को देखेंगे तो ये कहती है कि इनके टोटल जो इनकम था उसमें वाई वाई में 115%, वहीं विडास के अंदर 141, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 184%, तो ईपीएस में 185% की ग्रोथ बनी हुई देखी गई है। इसके अलावा कंपनी में यदि हम कुछ और पार्ट की जानने की कोशिश करें, जहाँ मार्केट स्टेटिक्स डेटा की बात किया जाए, तो कंपनी ये कहती है कि इनके पास जो प्राइस रहा है, जो ग्रोथ रेवेन्यू किया जाता है उसमें
जो आईपीपी पोर्टफोलियोज हैं, आप ये कह सकते हैं कि रोबस्ट बिजनेस पाइपलाइन की बात की, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की बात की, तो इन सभी चीज़ों में इनका जो कारोबार है वो देखने को बनती है। ऐसे ईपीएस प्रोजेक्ट को, ईपीसीसी प्रोजेक्ट स्कोप सर्विसेज की बात करें, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन या इरिगेशन इन द कमीशनिंग की बात, पावर इविकेशंस इविकुलेशन की बात हो, चाहे कह सकते हैं परमिट्स एंड द अप्रूवल, इस सब चीज़ों को लेकर के कामकाज चलती रही। यहाँ पे सप्लीमेंट्री वर्टिकल की बात किया जाए, जिसमें ऑपरेशन और मेंटेनेंस की जिक्र ज़्यादा करते हैं, तो कंपनी के पास अल्टीमेटली क्या है, जो सेक्टर जो है और वो काफ़ी बेटर। और हमने बहुत पहले की बात है, मैंने जब स्टार्ट किया था, मैंने एक स्टडी किया था, हमने आपको कहा था कि सोलर सेक्टर जो है ना, खास करके सोलर सेक्टर ही नहीं, जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है, चाहे यूटिलिटी हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो, ट्रांसमिशन हो, ये सेक्टर इंडियाज में आजकल बहुत ज़्यादा पिक पे है, और पिक पे आने वाले समय में और होगा, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ रही है, डिमांड की बेसिस पे जो कंज्यूमर के पास डिमांड होगी, उन्हीं चीज़ों की मार्केट में पूछ होगी। रिस्क और रिवार्ड की पॉइंट को देखा है तो कुछ रिस्क कहती है, और कुछ रिवार्ड की जो एक्सपेक्टेशन है काफी तेजी से बनती देखी गई है। ये कुछ अब आती है टारगेट और एशएल को लेकर के। दोस्तों देखिए, टारगेट हमेशा कोई ना कोई अपनी अचीव कर रहा है। जब भी अपनी प्रॉफिट ट्रेंड के मुताबिक यदि लगातार चलती हो तो प्रॉफिट आसान है, उसको स्टे भी किया सकता है, लेकिन पार्शली प्रॉफिट हमेशा बुकिंग करते रहना चाहिए। और लगातार होती हुई नुकसान से बचने के लिए एसएल का सदुपयोग भी करते रहना चाहिए। ये एक सिंपल सी रूल कहता है कि जो शॉपकीपर होता है वही प्रोडक्ट को लंबे पीरियड तक स्टे करके रख सकता है, जो प्रोडक्ट की वैलिडिटी भी हो, उसके वैल्यूशंस भी अगले कुछ सालों में मिल जाए। यदि हम ऑपरेशनल हाईलाइट की बात करें, एबिटाज मार्जिन को लेकर की चंचीस ऑर्डर साइज की बात कहती है, काफी सारे इनके पास ईपीसी सेगमेंट को लेकर कहती है 96% ऑफ द रेवेन्यूज पीपीपी सेगमेंट से आती है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी करीब 520 मेगावाट्स को लेकर चर्चा करती रही है। इंडस्ट्रियल, यदि इंडस्ट्री कंटेंट फ्यूचर आउटलुक की बात किया जाए तो कंपनी ने ये जिक्र किया है कि कंपनी रोड मैप के तौर पे इंस्टॉल्ड जो 500 गीगावाट्स इन द रिन्यूएबल एनर्जी जहां पे 2030 तक करेगी, तो ये इनके लिए अगले 2-3 साल 4 साल काफी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। वहीं पे कंपनी कहती है कि लिवरेजिंग द गवर्नमेंट्स इनिशिएट लाइक द मेड इन इंडिया प्रोग्राम्स एंड द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, इनके पास इंसेंटिव स्कीम से थ्रू पैसे भी मिल जाते हैं और मिलेंगे आगे चल के, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ ऐसे लेके आती रहती है जहां पे कंपनी को स्कीम के थ्रू उनको देती है डेवलपमेंट करने के लिए, अपने सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। इस तरह के न्यू डेवलपमेंट की जिक्र भी करती है, कहती है जो एक्सप्लोरिंग द ग्रीन हाइड्रोजन्स इनिशिएट को लेकर के, जहाँ पे ग्रीन एनर्जी को लेकर चर्चा किया जा सकता है। और ये भी चर्चा हो सकता है कि पोजिशनिंग द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर हो, जो कि मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांडेबल हो, इसको लेकर के आगे काफ़ी बेटर रिजल्ट क्रिएट कर पाए। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, विदाउट कोई ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट को लेकर के, ओनली ऑन लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों।